नमस्कार, खबर तो समझ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात रामनवमी पर सुनियोजित हिंसा की। एक तरफ रामनवमी पर राम की आराधना हो रही थी तो दूसरी तरफ आतंकी लोहरदगा में हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे, जिसे उन्होंने रामनवमी जुलूस के दौरान दिखा भी दिया। रामनवमी के दिन लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 10 अप्रैल की हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है वो खुलासा, आप भी जानिए और फिर खबर तो समझिए। लोहरदगा हिंसा पर बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। झारखंड के लोहरदगा में हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब पूरी दुनिया राममय थी। रामनवमी के दिन हिरही कुंजरा गांव के सीमा पर लगने वाले मेले में जमकर हिंसा का तांडव मचाया गया था। दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया था। रामनवमी के दिन देश के जिन 5 राज्यों में हिंसा भड़की, उनमें झारखंड का लोहरदगा भी शामिल था। 3 दिनों बाद रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर खुद जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। लोहरदगा जिला प्रशासन ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, उससे बचें। हिरही में हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। अब तक हुई जांच में जो बात सामने आई है उसमें कब्रिस्तान के नजदीक पथराव की पहली घटना के बाद जब रामनवमी जुलूस को समझा बुझाकर भोक्ता बागीजा स्थित मेला स्थल तक ले जाया जा रहा था, इसी बीच फिर से 70-80 लोगों के झुंड ने भोक्ता बागीचा रेलवे स्टेशन के पास फिर पथराव किया। ठीक उसी मेले में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जो साफ साफ दर्शाता है कि घटना सुनियोजित थी। हैरान करने वाली बात यह है कि उपद्रवी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ जिले के अलग अलग हिस्सों में भी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल सका। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र हिरही में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव कर पहले अशांत किया, उसके बाद आगजनी की गई। उस दिन की हिंसा के निशान बताने के लिए काफी है कि किस हद तक उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। लोहरदगा में स्लीपर सेल का सक्रिय होना अपने आप में गंभीर बात है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन से है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी इस हिंसा पर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का हाथ होने की आशंका जताई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे मामले का एसआईटी से जांच कराकर और इन सारी घटनाओं में पीएफआई जैसा इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ है कि नहीं, ये सरकार को जांच करानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल लोहरदगा में हुई हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यों की एसआईटी टीम बना दी गई है, जिसमें 3 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। लोहरदगा में स्लीपर सेल ने साजिश रची थी और यह खुलासा जिला प्रशासन ने किया है। अब जानना जरूरी है कि स्लीपर सेल आखिर क्या होता है। स्लीपर सेल के जरिए आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये स्लीपर सेल भी आतंकी ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि ये आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच रहते हैं। ये स्लीपिंग मोड में आम आदमी की तरह रहते हैं, चुपचाप सारी सूचनाएं जमा करते हैं और अपने आकाओं को भेजते हैं। पिछले 2 सालों से स्लीपर सेल एक्टिव मोड में था। पूर्व सीएम रघुवर दास ने पीएफआई की ओर इशारा भी किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। यह संगठन मुसलमानों के हक की आड़ में साजिश करता है। कई घटनाओं में पीएफआई का नाम पहले भी सामने आ चुका है और इस बार भी इस मामले में इसका नाम सामने आ रहा है, जो जांच का विषय है। बढ़ते आगे और अब बात रोपवे हादसे के देवदूतों से पीएम मोदी के संवाद की। 45 घंटे के ऑपरेशन के बाद देवघर में रोपवे पर फंसे 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर तौर पर यह बड़ी सफलता है। ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ,
आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों का पीएम मोदी ने हौसला अफजाई भी किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कहा पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं, तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में ऑप्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली, जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। अब आप खबर तो समझिए। देवदूतों से बात कर पीएम मोदी ने देवदूतों की हौसला अफजाई की। जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी हौसला अफजाई पीएम मोदी ने की। रोपवे हादसे पर पीएम मोदी की सीधी नजर थी, वो पहले से ही उस पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन त्रिकुट के सामने कई सारी चुनौतियां थी, जिसे बेहतर प्लानिंग ने सफल बनाया। करीब 45 घंटे तक ऑपरेशन चला था और इस ऑपरेशन में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था, जिसमें एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवान ये सब शामिल थे। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को इस पूरे ऑपरेशन में लगाया गया था। 57 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जबकि रोपवे हादसे में 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका था। जाहिर है पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कल ही गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई। राज्यों को सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। रोपवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनुअल तैयार करने का भी निर्देश दिया गया और रोपवे को लेकर BIS मानक को मानना भी अब जरूरी होगा, जो एडवाइजरी के तहत निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात सीएम नीतीश कुमार के नालंदा दौरे की। पिछले 2 दिनों से सीएम नीतीश कुमार नालंदा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पुराने साथियों के साथ साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नीतीश के नालंदा दौरे के दौरान उनका एक अनोखा और देसी अंदाज भी दिखा, आप भी देखिए। सीएम नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज आपने शायद ही देखा होगा।
मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का यही अंदाज लोगों के सामने आया, जब सीएम अपने कारकेड और लग्जरी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर न केवल टमटम पर सवार हुए, बल्कि अपने गृह क्षेत्र नालंदा में टमटम से शहर का चक्कर भी लगाया। मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी उत्साहित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी सहजता से सीएम टमटम पर शहर में सवारी कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अपने गृह जिला नालंदा में थे, जहां उन्होंने पुराने साथियों से मुलाकात की। नालंदा दौरे के दौरान सीएम सोहडीह भी पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की। सोहडीह में किसानों ने सीएम को कई सब्जियां भी भेंट की। किसानों से मुलाकात के बाद सीएम ने टाउन हॉल में पुराने साथी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। हम कभी भूल सकते हैं क्या प्रेम का भाव लोगों के मन में रहता है। आप लोगों से मिले, सब जगह बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं भी दी हैं, सब पर गौर किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने दिया है, सब पर गौर करेंगे और जो भी हम लोगों से संभव है आप लोगों के हित में काम करेंगे। और इतना ही कहते हुए कि हम सब लोग मिलकर चलें और आगे बढ़ें। राज्य को आगे, शहर को तो करना ही है, एकदम बिल्कुल इसको मॉडर्न बनाना, आधुनिक बनाना, उस तरह से राज्य का विकास हो और पूरे देश का विकास हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से नालंदा के दौरे पर थे। इस दौरान विकास की हकीकत को जानने के साथ ही पुरानी यादें भी ताजा की। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार इन दिनों व्यक्तिगत यात्रा पर निकले हुए हैं, पुराने साथियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। 37 साल पहले 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार का कद ऊंचा ही होता गया। नालंदा के अलावा बाढ़ और बख्तियारपुर में भी नीतीश कुमार का बचपन गुजरा है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार बाढ़ भी गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं तो सहज अंदाज के साथ लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके बीच पहुंचकर उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और आज भी सीएम नीतीश कुमार कुछ इसी सहज अंदाज में दिखे। टमटम पर सवारी उन्होंने की और यही उनकी सहजता को दिखाता है। बढ़ते आगे, अब बात शराब से संदिग्ध मौत की। बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके शराब से मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये ताजा मामला सिवान का है, जहां परिजनों के मुताबिक शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई। सिवान में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति परमात्मा यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब पीने से परमात्मा की मौत हुई। वहीं पिंटू यादव की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। शराब पीने से मौत की खबर के बाद अधिकारी मछौता गांव पहुंचे और पूछताछ शुरू की। मृतक की पत्नी के मुताबिक कल शाम गांव के कुछ लोगों ने परमात्मा को शराब पिलाई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कोनो पहले से बीमारी रहल कि शराब पियला से मौत भइल बा? कोनो बेरामी नहीं। हां, कोनो बेरामी नहीं। तो शराब पियला से मरल बा कैसे? शराब पिया के उन्नतिया के बेटा जब 7 बजे रात पियले 7 बजे रात खन ले जाके देखो हुए जामा में लुका के साइकिल जाके देख के गइल बा। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी कानून लागू है। बिहार में शराब पीना, बेचना दोनों पर ही पाबंदी है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है
और नीतीश कुमार ने सबकी जिम्मेदारी इसको लेकर तय भी कर दी है। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी तय की गई है। बावजूद इसके, इतनी सख्ती के बावजूद शराब से मौत बड़ी घटना है। हालांकि सिवान में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मौत शराब से हुई या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। बिहार में पहले भी शराब से मौत की घटनाएं हुई हैं और कुछ बड़ी घटनाओं को भी जान लेते हैं। अगस्त 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी। 6 की आंखों की रोशनी चली गई थी। और वहीं 29 जुलाई 2017 में मुंगेर में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 6 फरवरी 2021 को कैमूर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 20 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। 30 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक नवादा में शराब पीने से अलग अलग जगहों पर 15 लोगों की मौत हुई। जुलाई 2021 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई। तो अब आप सोचिए कि अब लगातार ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो सवाल उठ जाते हैं। और इस बार सिवान से जो मामला सामने आया है अब वो भी जांच का विषय बना हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।